चलिए तो गाइस क्वेश्चन नंबर 1, परकिंस रिएक्शन क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय परकिंस रिएक्शन? गाइस परकिंस रिएक्शन के अंदर आप लोगों को चूज करना होता है बेंजल्डिहाइड, एंड गाइस इस बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन आप करते हैं एसेटिक एनहाइड्राइड के साथ। एसेटिक एनहाइड्राइड बोले तो CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। आप इसे एसेटिक एनहाइड्राइड के साथ, एसेटिक एनहाइड्राइड के साथ जब आप लोग आपके बेंजल्डिहाइड का ट्रीटमेंट करेंगे, यहां पर गाइस आपको कंडीशंस के अंदर एक बात ध्यान रखनी है, आपको CH3COO Na को चूज करना है, आपको यहां पर 453 केल्विन का टेम्परेचर देना है। तो गाइस यहां पर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर क्या होगा मेरे प्यारे किडूस? हाँ जी, तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपके यहां से आई वुड से आपके यहां से CH3C डबल बॉन्ड O और OH, यहां पर आपको CH3COOH नामक एसिटिक एसिड प्रोवाइड कर देंगे। बाकी अब आपके बेंजल्डिहाइड के ऊपर क्या बचा, C, और यहां पर आ जाएगा एक H डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OOH, तो ये बन जाएगा आपका सिन्नामिक एसिड। तो गाइस ये सिन्नामिक एसिड बनाने की प्रोसेस होती है, दैट इज कॉल्ड एज परकिंस रिएक्शन। यस, ये सिलेबस में आई थिंक नहीं है, आई ऑल्सो फील्स दैट इट इज नॉट इन सिलेबस, इट इज नॉट इन सिलेबस, बट ये जो ओसवाल नामक किताब है इसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, सो हम लोगों ने जस्ट फॉर नॉलेज इसे पढ़ लिया। अगर आप लोगों ने रिएक्शन एनसीईआरटी में नहीं देखी है, इफ यू फाइंड दिस क्वेश्चन, दिस रिएक्शन नॉट इन एनसीईआरटी, तो इस क्वेश्चन को आप बिना किसी चिंता के, बिना किसी संकोच के, बिना किसी टेंशन के आप इसे छोड़ सकते हैं, कोई परेशानी। चलिए लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। What is the relationship between cell potential and equilibrium constant? Equilibrium constant और सेल पोटेंशियल का क्या यहां पर रिलेशनशिप होता है? तो गाइस सीधा सा रिलेशनशिप होता है जब आपकी केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर चली जाती है। यूजुअली जब आप लोग मुझे ऐसा बोलना चाहिए, जब आपका सेल, जब आपका एक सेल मेरे प्यारे बच्चों इक्विलिब्रियम BRIUM, जब आपका सेल काम करते करते इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाता है, वहां पर आपके सेल का पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल लो या सिंपल आपके सेल का पोटेंशियल बोल लो, वो जीरो हो जाता है। तो क्या रिलेशनशिप होगा? सीधा सा रिलेशनशिप होगा कि सर जब कभी भी हमारा सेल काम करते करते इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाता है तब उसका सेल पोटेंशियल जीरो हो जाता है। ठीक है, दैट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई हाइड्रोजन इज यूज्ड एज एन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड? भाई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड का मतलब होता है एक ऐसा इलेक्ट्रोड जिसका पोटेंशियल ना तो पॉजिटिव रहे ना तो नेगेटिव रहे, मतलब जीरो रहे। और हम लोग सब जानते हैं हमारे हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 वोल्ट्स होता है, इसीलिए हम लोग हाइड्रोजन को यूज करते हैं, मतलब ये बिना पेंदे का लोटा है। अगर आपने इसको एनोड पर लगाया तो ये कैथोड की वैल्यू दे देगा, कैथोड पर लगाया तो ये एनोड की वैल्यू दे देगा। समझ में आ रही बात आप लोगों को? वेरी इजी। नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन गिब्स एनर्जी? गाइस गिब्स एनर्जी क्या काम करके देती है? अगर मेरी गिब्स एनर्जी नेगेटिव है तो मैं कहूंगा मेरी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। अगर मैं कहूंगा मेरा गिब्स एनर्जी पॉजिटिव है तो मैं कहूंगा मेरी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। लेकिन जब मैं कैटलिस्ट डालता हूं तो सर कैटलिस्ट तो केमिकल रिएक्शन के रेट को अल्टर करता है, मतलब अगर एक रिएक्शन ऑलरेडी चालू हो चुकी है, अगर एक रिएक्शन ऑलरेडी चालू हो चुकी है तो ये इसकी स्पीड बढ़ा देगा या उसकी स्पीड घटा देगा। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? मतलब कैटलिस्ट ना तो रिएक्शन चालू करता है ना तो रिएक्शन बंद करता है, लेकिन गिब्स एनर्जी आपको क्या बताती है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस यानी खुद चालू होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस आपको चालू करनी पड़ेगी। तो हम बोलेंगे देयर इज नो इफेक्ट, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन डेल्टा जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी। क्या ये चीज
बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गई। ग्रेट, लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग चलते हैं हमारे सेक्शन बी पर, नहीं सेक्शन बी पर नहीं, सॉरी, हम लोग अभी हमारे सेक्शन ए का थर्ड क्वेश्चन करेंगे। जो आपके टर्शियरी अमाइंस होते हैं डू नॉट अंडरगो असाइलेशन रिएक्शन। गाइस टर्शियरी अमाइंस और असाइलेशन रिएक्शन के अंदर अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो गाइस जो आपके टर्शियरी अमाइंस होते हैं, टर्शियरी अमाइंस में एक अल्काइल ग्रुप इधर आ जाता है, एक अल्काइल ग्रुप इधर आ जाता है और एक अल्काइल ग्रुप इधर आ जाता है। मुझे एक बात बताओ भाई साहब, अगर असाइलेशन करना है, मान लो तुमने यहां पर असाइलेशन करने के लिए CH3 C डबल बॉन्ड OCl ले लिया, अगर आपने यहां पर असाइलेशन करने के लिए CH3 C डबल बॉन्ड OCl ले लिया और ये Cl जब यहां से निकलेगा तो उसको एक हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी, उसको एक हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये हाइड्रोजन आपके अमाइन के पास है ही नहीं, तो इसीलिए टर्शियरी अमाइंस असाइलेशन नहीं करते, क्योंकि इन टर्शियरी अमाइंस देयर इज नो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन इन टर्शियरी अमाइन। टर्शियरी अमाइन में किसी भी प्रकार का रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं होता। वेरी गुड पारुल, वेरी गुड अर्पित, वेरी गुड शाश्वत, बहुत बढ़िया, शानदार, अमेजिंग। नाउ दूसरा क्वेश्चन, ऑर्थोटोल्यूडीन इज लेस बेसिक देन एनिलीन, क्या रीजन बताओगे? बताओ इसका क्या रीजन होगा? अर्चिता, ये नाचोस वाला था या अचारी मस्ती वाला क्या था ये? भैया मुझे एक बात बताइए, ऑर्थो पोजीशन पर NH2 और यहां पर CH3, दिस इज योर ऑर्थोटोल्यूडीन। नाउ गाइस यहां पर मिथाइल ग्रुप का अटैचमेंट होना आपके इस NH2 ग्रुप के इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने देने में मुश्किल क्रिएट करेगा। क्यों सर? भाई सीधी सी बात है, जब आप यहां पर NH2 को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये NH2 अपना इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा, तो यहां पर से एक इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नेगेटिव चार्ज यहां क्रिएट होगा फर्स्ट केस में, सेकेंड केस में नेगेटिव चार्ज यहां क्रिएट होगा रेजोनेंस में, और थर्ड केस में यहां क्रिएट होगा। नाउ आपने यहां पर ऑर्थो पोजीशन पर CH3 मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रखा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इस वजह से क्या होगा, यहां पर आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी को NH2 ग्रुप की ये डिस्टर्ब कर देगा। डिस्टर्ब होने की वजह से ये लेस बेसिक हो जाएगा एज कंपेयर टू अमाइंस ड्यू टू रेजोनेंस। वेरी गुड, तो हम यहां पर क्या इफेक्ट लिखेंगे, दैट द ऑर्थो पोजीशन substitution makes it difficult for NH2 group to donate electrons, hence are less stable than aniline। इसको हम लोग एक दूसरे नजरिए से देखें, देखो हम इसको एक दूसरे नजरिए से अगर देखने की कोशिश करें तो देखो हो सकता है हमारा इसको चीजों को देखने का नजरिया चेंज हो जाए, तो भी आप लोगों को ये चीज और अच्छे तरीके से समझ में आए। आप ऐसा क्यों नहीं इमेजिन कर रहे हो कि आपका जो मिथाइल ग्रुप है ये यहां पर CH3 पोजीशन पर है और ये आपका NH2 ग्रुप है, तो गाइस CH3 रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने की कोशिश करेगा और नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा, तो उस वजह से भी इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, वेरी गुड। तो आप या तो सीधी सी भाषा में वन शॉट आंसर लिखो, ड्यू टू रेजोनेंस NH2 ग्रुप will not be able to easily donate its electron। खत्म बात, बिल्कुल सीधा शरीफ आंसर दो और आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सेक्शन बी का है नाउ गाइस। देखो
अब क्या बोल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ CFT यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, मतलब आप देख के चलो या तो वैलेंस बॉन्ड या क्रिस्टल फील्ड, या तो वैलेंस बॉन्ड या तो क्रिस्टल फील्ड, सवाल आ ही रहा है। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर D4 आयन इन डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन P। अब चलो कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात करते हैं। गाइस देखो, अगर आपके पास में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है ना, और अगर तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D4 है, और अगर आपका P छोटा है, अगर आपका P बड़ा है, यहां पर हमारे क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक बार हम स्लाइड, डेल्टा नॉट P से बड़ा है। ओके, तो अगर हम बोले कि अगर हमारा जो P है वो डेल्टा नॉट से बड़ा है, तो हमारा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। गाइस ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में सिखाया जाता है, ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट। मतलब अगर आपका डेल्टा नॉट P से छोटा है तो यहां पर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। और ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों बनेगा, क्योंकि आपके पास में वीक लाइगेंड या वीक लिगेंड्स का एसोसिएशन है। समझ में आ रही बात आपको, मतलब अगर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि हमारा जो डेल्टा नॉट है अगर वो P से छोटा है तो ये एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करता है, और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स यूजुअली वीक लिगेंड की वजह से होते हैं। इस वजह से क्या होगा, जब आपका D4 स्प्लिट होगा, जब आपका D4 स्प्लिट होगा T2G में और EG में, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है कि आपका जो T2G है जिसमें 3 ऑर्बिटल है, और आपका EG जो है जिसमें 2 ऑर्बिटल है, उसके अंदर एक और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएगा। तो दिस वुड बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या ये बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? ठीक है, कोई परेशानी? अच्छा, यहां पर क्वेश्चन में ये एरो उल्टा दे रखा है, हमें इस तरीके से इसको करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। NiCl4 पैरामैग्नेटिक है, NiCO4 डायमैग्नेटिक है, जबकि वो टेट्राहेड्रल है, बाय एटॉमिक नंबर 28 भी दे रखा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, चलो इसको भी हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। चलिए, तो गाइस यहां पर हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लगाते हैं ना। अगर मान लीजिए मेरे पास में कंपाउंड जो दे रखा है वो दे रखा है NiCl4 डाई नेगेटिव, तो यहां पर निकल जो है ये अपने +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। यहां पर आपका जो क्लोरीन है वो एक वीक फील्ड लिगेंड होगा। तो यहां पर अगर हम लोग देखते हैं निकल एटॉमिक नंबर 28 +2 चार्ज, तो इसके 3d ऑर्बिटल में 1 2 3 4, इसके 3d ऑर्बिटल में और इसके 4s ऑर्बिटल में, 4s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे ना। 1 2 3 4 5 यानी 25 26 27 एंड 28, कुछ इस प्रकार से आपको ये चीज देखने को मिलेगी। उसके बाद में आपको यहां पर 4p देखने को मिलेगा। अब क्योंकि यहां पर आपका ये क्लोरीन एक वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड n-1d ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन्स को पेयर नहीं कर पाता। वो कितनी भी कोशिश कर ले वो इसकी पेयरिंग नहीं कर पाएगा, और मजबूरी में उसको 4s और 4p ऑर्बिटल के साथ में काम चलाकर sp3 हाइब्रिडाइजेशन करना पड़ेगा, और अपने 1 2 3 4 नए ऑर्बिटल बनाकर अपने सारे क्लोरीन्स के इलेक्ट्रॉन्स को इसके अंदर इस प्रकार लोन पेयर को रखना पड़ेगा। मतलब यहां पर आप देखेंगे कि n-1d यानी 3d ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं, इसीलिए ये बिल्कुल पैरामैग्नेटिक है। लेकिन जब आप लोग NiCO4 की बात करते हो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप NiCO4 की बात करते हो तो यहां पर निकल पर NiCO4 में कोई ऑक्सीडेशन चार्ज नहीं होता, देयर इज नो ऑक्सीडेशन चार्ज। ठीक है, अब यहां पर क्या सिचुएशन क्रिएट होती है, 1 2 3 4 एंड 5, इसके 3d ऑर्बिटल में यू विल बी ऑब्जर्विंग 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स। 4s ऑर्बिटल में यू विल बी ऑब्जर्विंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड यहां पर यू विल बी ऑब्जर्विंग 4p। ठीक है मेरे बच्चों, अब क्योंकि आपका कार्बन मोनोऑक्साइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कार्बन मोनोऑक्साइड या मैं कहूं कार्बोनाइल एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये क्या बोलेगा इन ऑर्बिटल्स को, चल वटक, क्या बोलेगा, यहां से चल वटक बेटा, पहली फुर्सत में वटक।
और यहां पर इन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर देगा। तो वो क्या करेगा, n-1 d ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर देगा। तो पेयरिंग करने से यहां पर आप लोगों को ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके वो इसको यहां से भगा के, बेचारे को इसी के घर में से भगा के इसके बाद पटक देगा। आप देखो यहां पर एक ऑर्बिटल खाली हो गया है ना। तो इस प्रकार वो क्या करेगा, अंदर के ऑर्बिटल का यूज कर लेगा। और यहां पर अब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहां वाले केस में देयर इज नो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो बिकॉज ऑफ देयर इज नो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, आपका जो कार्बोनाइल वाला लिगेंड है ये डायमैग्नेटिक होता था। हम यहां पर लिखेंगे देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहां पर देयर आर several unpaired electron. Very good. Let's move towards the next question. अब ये क्वेश्चन फिर सेम रिपीट हो गया है। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बोनाइल, नहीं ये गलत लिख दिया, इट शुड बी कोबाल्ट in COF3 according to valence bond theory of coordination compound also predict the magnetic character। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। सबसे पहले तो आप एक लिस्ट याद कर लो। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के हिसाब से F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, OH नेगेटिव, वाटर, ये सब वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। ये सब क्या होते हैं, ये सब वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। ना अगर मेरे पास में यहां पर कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ में 6 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं और इसके ऊपर ये कितना चार्ज बोल रहा था पिछले क्वेश्चन में, -3 चार्ज। तो गाइस इससे पता चलता है कि कोबाल्ट पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। आप लोगों को निकालना आता है ना। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे कोबाल्ट, साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फीस को मतलब 27 नंबर पर आ रहा है +3 चार्ज। तो सबसे पहले मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेता हूं इस तरीके से 1 2 3 एंड 4। ये हो गया आपका 3D और ये हो गया आपका 4s। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 एंड 27 इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको क्या करना है, यहां से +3 चार्ज होने की वजह से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने। तो एक इलेक्ट्रॉन ये निकाला मैंने, एक इलेक्ट्रॉन ये निकाला मैंने और एक इलेक्ट्रॉन ये निकाला ना। इसकी वजह से अब आप देख रहे हो कि आपके कोबाल्ट के पास में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो d ऑर्बिटल में हो गए, 4s खाली, 4p खाली और 4d खाली। लेकिन क्या होगा, क्योंकि कोबाल्ट के साथ में फ्लोरीन जुड़ा हुआ है जो कि वीक फील्ड लिगेंड है, ये इनकी पेयरिंग नहीं कर पाएगा, ये इनकी पेयरिंग नहीं कर पाएगा। तो वो यहां से क्या करेगा, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन चूज करके sp3d2 टाइप का कॉन्फ़िगरेशन बना लेगा। तो यहां पर आपको एक 6 डब्बों वाला 1 2 3 4 एंड 5 ये बना लेगा sp3d2। यहां पर आ जाएगा फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, सारे फ्लोरीन अपने अपने लोन पेयर यहां पर इसको डोनेट कर देंगे। सारे लोन पेयर यहां पर डोनेट करने के बाद में अब आपको यहां पर जो अंदर का d ऑर्बिटल दिख रहा है, ये अंदर का d ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन, मतलब एक डब्बे में एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड दिखेंगे, बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड दिखेंगे। तो ये हाईली पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा बिकॉज ऑफ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2 और इसका शेप हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हमको इतनी सारी चीजें पता चल जाएगी। और वेरी गुड, ये एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। जितेश वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, मजा आ गया तुम्हारा आंसर देख के, वेरी गुड। लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर आपको इतने सारे में से आइडेंटिफाई द आयन विच इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। देखो रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब सामने वाले को रिड्यूस करना और खुद ऑक्सीडाइज होना। क्यों? क्योंकि आप यहां पर, मेरा आंसर आएगा क्रोमियम। आपने बोला सर आपने क्रोमियम कैसे सिलेक्ट कर लिया ये बताओ। देखो सीधी सी बात है, क्रोमियम, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, एटॉमिक नंबर 24। इसके डी ऑर्बिटल में मेरे प्यारे प्यारे कीडूस 1 2 3 4 और 4s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे।
20 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन रखने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको आता है 21, 22, 23 एंड 24। अब जब आप क्रोमियम को इसके +2 फॉर्म में ले जाते हो तो क्रोमियम इसके जैसे +2 फॉर्म में जाएगा इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। समझ में आ रही बात आप लोगों को? अब यहां पर क्रोमियम बोलेगा यार मजा नहीं आ रहा, मैं अभी भी अनस्टेबल हूं, तो क्रोमियम बोलेगा क्यों ना मैं एक इलेक्ट्रॉन और छोड़ दूं। तो आप बोलोगे सर अगर ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के अपने +3 फॉर्म में भी आ जाता है तो क्या फर्क पड़ेगा? क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसके +3 फॉर्म में आपको इसके 3d ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, तो ये तो अभी भी अनस्टेबल है। मैं बोलूंगा नहीं नहीं, याद करो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के हिसाब से आपका d ऑर्बिटल 2 टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। एक होता है T2g और एक होता है Eg। Eg के अंदर 2 डब्बे और T2g के अंदर 3 डब्बे। अब मुझे एक बात बताओ, इसके T2g में 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तो इसका T2g स्टेबल है ना, तो क्रोमियम +3 फॉर्म में हाईली स्टेबल होता है, इसलिए क्रोमियम क्या करेगा जल्दी से अपने +2 फॉर्म में से एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, बोलेगा ले जा इलेक्ट्रॉन, और खुद +3 में हो जाएगा स्टेबल। तो अब इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। इससे इजी क्वेश्चन क्या लोगे? दूसरा क्वेश्चन है अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। गाइस अब आपको बताना है एक्वस सॉल्यूशन में इनमें से अनस्टेबल कौन होगा। गाइस कॉपर पॉजिटिव, ये तो कल के सैंपल पेपर में भी हमने देखा था। मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपका कॉपर होता है ये +1 फॉर्म से वाटर के अंदर +2 फॉर्म में ज्यादा स्टेबल हो जाता है, और ये एक्वस फॉर्म में, ये अपने एक्वस फॉर्म में अनस्टेबल रहता है। इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे ये रीजन है कि जब कॉपर अपने +2 फॉर्म में जाता है तो इसे +2 फॉर्म में ले जाने के लिए हाई आयोनाइजेशन एनर्जी हमें इसको अब्सॉर्ब करानी पड़ेगी, बट जब ये वाटर के अंदर जाएगा तो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये बहुत ज्यादा हाई हाइड्रेशन इंथैल्पी, बहुत ज्यादा हाई हाइड्रेशन इंथैल्पी रिलीज कर देगा। मतलब वाटर में जाने के बाद डाई पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल हो जाएगा एज कंपेयर टू कॉपर। तो बिल्कुल सीधी सी बात है, इसका जवाब हो जाएगा कॉपर पॉजिटिव। अगला एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। गाइस जब सबके पिताजी यहां बैठे हो Mn+3, तो इसके अलावा आई डोंट थिंक कि आप लोगों को कहीं और देखने की जरूरत है। क्यों सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? भाई मुझे एक बात बताओ, मैग्नीज अभी अपने +3 फॉर्म में, मैग्नीज जिसका एटॉमिक नंबर 25 होता है, मैग्नीज के 3d ऑर्बिटल में 1, 2, 3, 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 4s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि अभी अपने +3 फॉर्म में, प्यारे बच्चों, +3 फॉर्म में होने का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन यहां से चलेगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैग्नीज का 3d ऑर्बिटल क्या स्टेबल है? नहीं है। जब तक d ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन ना हो या 3 इलेक्ट्रॉन ना हो स्टेबिलिटी अचीव नहीं होगी। तो मैग्नीज बोलेगा नहीं भैया, आप तो मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दो और मुझे मेरे +2 फॉर्म में ले जाओ। तो मैग्नीज अपने 1 इलेक्ट्रॉन को रखेगा। अब इसके पास में 3d5 एक बहुत ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इसलिए ये तो अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। और जब इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो किससे लिया होगा? सामने वाले से, आपसे। आपने इलेक्ट्रॉन मुझे दिया, मैं रिड्यूस हो गया, लेकिन आप क्या हो गए? ऑक्सीडाइज। तो मैं आपके लिए क्या हो गया? मैं आपके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। तो Mn+3 इज द आंसर। समझे? कुछ नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बस यही जोड़ तोड़ है, बस यही जोड़ तोड़ है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सब प्लीज हेल्प कर दो, कौन से चैप्टर पढ़ लूं क्लास 12 में प्रॉब्लम ना हो। जूही बिल्कुल, आप एक काम करो मेरा बच्चा, हमारा जो चैनल है ना हाउ टू, उसको सब्सक्राइब करके रखो। उस पर हम लोग स्ट्रेटेजी वीडियोस डालते हैं, उस पर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिस्ट और वो सब भी प्रोवाइड करने वाला हूं, इसीलिए वो चैनल आप लोगों के लिए ही बनाया है। तो उस चैनल को प्लीज अपने पास में प्लीज उसको सब्सक्राइब करके रखो। I think इस क्वेश्चन में there is an error. There is an huge error in this question. Let me correct.
मेरे टाइपिस्ट ने बता ही दिया कि मैं भांग खा के पेपर बनाता हूं। देखो शिवरात्रि अभी आई नहीं कि भांग खानी चालू। मेरे टाइपिस्ट ने आपको जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है वो बनाना है क्रोमियम +3 का, कॉपर पॉजिटिव का, सेरियम +4 का, कोबाल्ट +2 का, मैंगनीज +2 का और ल्यूटेटियम +2 का। गाइस इनके आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाकर देने। थैंक यू सो मच मयंक। तो चलो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको बिना टाइम वेस्ट किए लिखवा देता हूं। बिल्कुल हम लोग इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। Cu पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा प्यारे बच्चों? 1s2 2s2 एटॉमिक नंबर 29 है ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s0। इसका एक इलेक्ट्रॉन 4s में चला जाएगा। सर प्लीज लॉन्च क्रैश कोर्स। बिल्कुल। दूसरा क्या था मेरे प्यारे बच्चों? क्रोमियम +3। तो गाइस क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब ये इसके 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। देन आपको लिखना पड़ेगा यहां पर 3d में 3 इलेक्ट्रॉन, खत्म। फिर आप ऐसे लिखते चलना सबके। सेरियम का एटॉमिक नंबर 58 होता है, +4 फॉर्म में। सेरियम के अंदर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? सेरियम के अंदर कॉन्फ़िगरेशन रहेगा जेनॉन। फिर जेनॉन के बाद में आप यहां पर लिखेंगे 5s2 एंड 4d10 एंड 5p6। इसका 4f खाली हो जाता है। देन उसके बाद में मैग्नीज +2, तो मैग्नीज +2 का हो जाएगा सीधा सीधा 3d10 4s0। और उसके बाद में क्या पूछ रहा है आपसे? कोबाल्ट +2 का पूछ रहा है ये। तो बेटा कोबाल्ट +2 का हो जाएगा 3d7 4s0। और फिर आपसे ये पूछ रहा है ल्यूटेटियम +2 का। तो गाइस ल्यूटेटियम +2 में लिखना पड़ेगा जेनॉन। 4f के अंदर इसके 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5d के अंदर 1 रहेंगे और 6s2 रहेगा। कुछ इस तरीके का इसका कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन तो डायरेक्टली आप लोग अपने हिसाब से भी बना सकते हो। कॉन्फ़िगरेशन लिखना इट्स नॉट अ बिग टास्क। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग चलते नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर मिसिंग है। तो मेरे टाइपिस्ट ने जो नशा किया था उस वजह से यहां पर एक प्रॉब्लम हो गई कि मेरे टाइपिस्ट के नशे की वजह से हम क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर नहीं लिख पाए। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है प्यारे बच्चों? राइट डाउन द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको यहां पर दे रहा हूं। ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। इसको आपने ट्रीट किया HOCl2 से, इसको आपने ट्रीट किया HCl से, एंड इसको आपने ट्रीट किया CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म से। अरे डायरेक्ट रिएक्शन पूछते हैं, सारी रिएक्शन डायरेक्ट है, सारी रिएक्शन डायरेक्ट है। कंप्लीट करो इस रिएक्शन को। सर आप कहां से? आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश, इंदौर। ओके अनमोल, डन। इस पर एक वीडियो आने वाला है, बिल्कुल आपके लिए एक वीडियो बना दिया जाएगा। चलिए रिएक्शंस कंप्लीट करो। MIT Manipal is a very good college. Very good आसिफ, very good। CH3CN, very good। अगला क्वेश्चन का क्या होगा? HCl की प्रेजेंस में NH3 को ट्रीट करेंगे तो क्या होगा? CH3 CH2 NH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। सलाम, बिल्कुल सलाम। NH3 NH2 का क्या होगा? आइसोसाइनाइड लग जाएगा
KCl बाहर हो जाएगा और H2O बाहर हो जाएगा। लल्लू क्वेश्चन। बेटा कुसुम क्रैश कोर्स 10 मार्च से चालू हो जाएगा एंड आप मान के चलो आपके एग्जाम के पहले पहले मैक्सिमम टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, मैक्सिमम टॉपिक्स। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठा के दे दिया रे बाबा, बिल्कुल शर्म नहीं आती रे देवा। चलो क्वेश्चन क्या है, मिथाइल एसीटेट है तुम्हारे पास में, एक्वस सोल्यूशन में दे रखा है और आपको ये रिजल्ट मिले, मतलब टाइम्स पर सेकंड। जब 0 सेकंड था तो इसका कॉन्सेंट्रेशन इतना था, 10 सेकंड के बाद कॉन्सेंट्रेशन इतना हो गया, 20 सेकंड के बाद में कॉन्सेंट्रेशन इतना हो गया। आगे क्या पूछ रहा है, शो दैट इट इज अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर रिमेन्स कांस्टेंट। आपको बताना है सर न्यू बैच क्लास 12 का कब स्टार्ट हो रहा है। खुशबू क्लास 12 का न्यू बैच हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम अप्रैल। अप्रैल से क्लास 12 का फर्स्ट बैच स्टार्ट हो जाएगा धमाकेदार तरीके से, जोरदार तरीके से, और इस बार और ज्यादा बेटर क्वालिटी बेटर चीजों के साथ में मैं एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाऊंगा एंड उसके अंदर हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करेंगे वो सब बताएंगे। इस साल मेरी पूरी पूरी जिसको बोलना चाहिए कोशिश ये रहेगी कि इस साल मेरा ग्रेविटी स्टूडेंट का एक भी बच्चा केमिस्ट्री में 1 रुपया भी कहीं जाकर वेस्ट ना करे, ना तो ट्यूशंस में, ना तो कोचिंग्स में, ना तो मटेरियल में, ना तो किताबों में, ना तो किसी के नोट्स खरीदने में 1 रुपया वेस्ट ना करे। एंड ये सब मैं सिर्फ यहीं पर यूट्यूब पर करूंगा, कोई बैकएंड में कोई कोर्स नहीं, कोई ऐप पर जाने का लोड नहीं कि मेरी ऐप ले लो, यहां ले लो, सब्सक्रिप्शन वहां ले लो, नहीं। जब हम सब यहां प्रोवाइड कर सकते हैं तो हम लोग यही प्रोवाइड करेंगे। मैं अपलोड करूंगा, तुम डाउनलोड कर लेना, मैं पढ़ाऊंगा, आप लोग पढ़ लेना, दैट्स इट। उसके अलावा करना क्या, कुछ कोर्स वोर्स कुछ भी याद करने की लेने की पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में तो हम लोग यही करने वाले। ठीक है, चलो तो गाइस इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। हमको प्रूफ करना है कि वो रिएक्शन जो थी वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी। ठीक है, वो रिएक्शन जो थी वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी। तो गाइस क्या मैं यहां पर ऐसा बोल सकता हूं कि इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.10 मोल पर लीटर था, और मैं ऐसा बोल दूं कि आफ्टर 10 सेकेंड्स, आफ्टर 10 सेकेंड्स, आफ्टर 10 सेकेंड इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.5 मोल्स पर लीटर हो गया, मतलब टाइम टेकन इज 10 सेकेंड्स। ठीक है, क्या मैं ये बोल सकता हूं। चलो आओ हम लोग इसको यहां पर लिख लें कि हमने यहां पर लिया सर ए नॉट की वैल्यू 0.10 मोल्स पर लीटर, concentration after 10 second is 0.05 moles per liter, time taken for this is 10 seconds। तो गाइस हम एक काम करते हैं, हम यहां पर k की वैल्यू मतलब रेट लॉ कांस्टेंट लगाते हैं। सो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log बेस 10 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। ये फॉर्मूला तो हमको बचपन से पता है। नाउ एक काम करते हैं, अगर हम यहां पर k की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा 0.203, सॉरी 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 2.303। क्या गुंडा बनेगा रे तू मृत्युंजय, क्या गुंडा बनेगा रे बेटा, ऐसे कैसे पढ़ा रहा है तू, डोर हो गया है क्या। तो ये हो जाएगा लॉग बेस 10 0.10 डिवाइडेड बाय 0.05। तो अब क्या होगा, ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 0.2303 लॉग बेस 10, ये डेसिमल हटाया, ये डेसिमल हटाया, तो ये कितना हो गया मेरे ख्याल से 10/5 यानी 2 एंड लॉग बेस 10 2। गाइस लॉग बेस 10 2 की वैल्यू क्या होती है, कौन बताएगा मुझे। 0.414 आई थिंक। कल मेरा केमिस्ट्री का पेपर है मोहित, आपका आशीर्वाद चाहिए मोहित, ऑल द बेस्ट, यू कैन डू इट, वी विल रॉक, रॉक कर देंगे इसको, हम लोग बिल्कुल रॉक कर देंगे। ऑल द बेस्ट मेरा बच्चा।
नहीं, वेरी गुड तेजस, वेरी गुड, 0.3010 टू बी वेरी प्रिसाइज। तो यहां पर आपके के की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.0693 हो जाएगी क्या? 0.0693 हो जाएगी क्या? तो अब यहां पर आपको के की वैल्यू मिल गई ना। जब टाइम 20 सेकेंड्स पास हो जाएगा तो अब हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, 0.693 होगा। आई शुड से इट शुड बी 0.693। तो रिएक्शन का यहां पर के का वैल्यू क्या? 0.693। तो के की वैल्यू निकल गई। मैं एक बार कैलकुलेट कर लूं क्या कैलकुलेटर में? हमारा आंसर प्रिसाइज आना चाहिए। मान लो गड़बड़ हो गई तो 0.2303 मल्टीप्लाई बाय 0.3010, 0.0693। हाँ सही है, 0.0693। मुझे भरोसा हो गया है अपने मैथ्स पर आज। 0.0693 पर सेकेंड। तो गाइस आप लोग सब जानते हैं कि अगर आपकी रिएक्शन सूडो होती है, अगर आपकी रिएक्शन सूडो फर्स्ट ऑर्डर होती है, तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के की वैल्यू हमेशा 0.0693 ही होती है। तो ये इससे प्रूव हो गया कि आपकी रिएक्शन क्या है। इससे ये प्रूव हो गया कि आपकी रिएक्शन क्या है? सूडो फर्स्ट ऑर्डर। चलो पीछे चलते और क्या? कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टाइम इंटरवल इतने से इतना। log 2 और log 4 की वैल्यू दे रखी। चलो ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले इसको जरा लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इसको रख कर सकूं। शाश्वत एक नंबर कटेगा या आधा नंबर कटेगा। जैसे ये 3 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें 3 क्वेश्चन है, तो इसमें आपका कुछ हाफ मार्क कटेगा। चलो, पेपर लगता छोटा है पर है ससुरा बहुत लेंदी। चलो, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। अब डेल्टा आर कैसे निकालते हैं? R2 माइनस R1। और डेल्टा टी कैसे निकालते हैं? T2 माइनस T1। टाइम आपको दे रखा है 20 सेकेंड से 10 सेकेंड, और यहां पर कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया था? आप चलो चल के देख लो। ये 20 सेकेंड पे कॉन्सेंट्रेशन 0.025 था, याद रखना, और 10 सेकेंड पे 0.05 था। तो यहां पर हम लिखेंगे आप 0.025 माइनस 0.05। तो यहां पर वैल्यू बची 0.025 अपॉन 10, क्योंकि ये माइनस है तो यहां पर भी वैल्यू माइनस हुई, तो माइनस माइनस हम कट कर देंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो यहां पर हो जाएगा डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, यानी कि आपका एवरेज रेट, यानी आपका एवरेज रेट हो गया 0.0025 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? अरे वाह देवांश, बहुत बढ़िया, सुन के बहुत खुशी हुई बच्चा। यू गाइज मेक्स मी प्राउड, थैंक यू सो मच। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 30 मिनट फॉर 50% कंप्लीशन। और बाप रे, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90%। अरे हलवा क्वेश्चन, अरे भाई साहब हलवा क्वेश्चन, बहुत हलवा क्वेश्चन। चलो करें। चलो तो इस हलवे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्या बोल रहा है कि अगर एक रिएक्शन 50% कंप्लीट होती है तो उसको 30 मिनट्स लगते हैं। तो 90% अगर रिएक्शन को कंप्लीट करना है हमें तो कितना टाइम लगेगा? क्या ये यही पूछ रहा है? कोई बात नहीं हर्षदीप, इट्स ओके माय बॉय। चलो, तो और इसने ये भी बोल दिया कि रिएक्शन एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये रिएक्शन एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसने हमें ये भी बोल दिया। अब टी हाफ दे रखा है, क्योंकि रिएक्शन 50% कंप्लीट हो रही है, मतलब ये इसकी हाफ लाइफ दे रखी है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम हाफ लाइफ लिखते हैं अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इन द स्टार्टिंग माइनस
90% ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट। यानी आप इसको या तो ऐसा कर लो, या तो आप इसको ऐसा कर लो, या तो आपको मैं इसको सॉल्व करने का एक तरीका बताऊं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा आप लोगों के लिए, आप बोलोगे कि अरे यार सर मजा नहीं आ रहा है इसको करने में, छोड़ो, हम तो हमारी एनसीईआरटी जिंदाबाद वो वाली टेक्निक यूज करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की वैल्यू क्या हो जाती है 0.693 बाय के, तो 0.693 बाय टी, सॉरी टी हाफ, 0.693 बाय टी हाफ, टी हाफ की वैल्यू क्या है 30 मिनट। चलो तो यहां पर वैल्यू लिखो 0. इसको डिवाइड करेंगे 0.0231 पर मिनट, ये तुम्हारे के की वैल्यू हो गई। अब आपसे क्या पूछ रहा है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% ऑफ कंप्लीशन, तो टाइम 2.303 डिवाइडेड बाय के, के की वैल्यू ये रही 0.0231 लॉग बेस 10। मैंने बोला इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मेरा आर नॉट है और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन मेरा 90% कंप्लीशन, मतलब रिएक्शन 90% कंप्लीट हो गई। अगर आपकी रिएक्शन 90% कंप्लीट हो गई तो 10% बची। अब अगर मान लो मेरा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आर नॉट है, मतलब ये 100% है, अब अगर ये 90% कंज्यूम हो जाए तो 10% ही लेफ्ट रहेगा, तो मैं लिख दूं आर नॉट बाय 10। सर बिल्कुल लिख दो, तो मैं लिख दूंगा आर नॉट बाय 10। आर नॉट से आर नॉट कट गया, 10 ऊपर चला गया, तो टी की वैल्यू हो गई 2.303 अपॉन 0.0231 लॉग बेस 10, इसकी वैल्यू तो हो गई 1। जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगी 99.7 मिनट्स। यस कुसुम, गीता बाइबल कुरान, बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा आपने। तो ये क्वेश्चन भी हमारा धमाकेदार तरीके से सॉल्व हो गया टेक्निकली। भाई साहब ये क्वेश्चन 5 नंबर का है। ये जो हमको सैंपल पेपर में ओसवाल वालों ने ये जो 3 क्वेश्चन दिए हैं ना भाई साहब, फेफड़े फाड़ क्वेश्चन नहीं है ये, कोई एक एक नंबर के क्वेश्चन है क्या? अरे ये 5 नंबर के 3 क्वेश्चन। अच्छा हर्षदीप, यू आर गर्ल? अरे मेरे को तुम्हारा नाम देख के ऐसा लगा कि यू आर अ बॉय। ओके कोई बात नहीं, इट्स ओके, की फर्क पहनता, यू आर माय प्यारा बच्चा। चलो, राइट द कंप्लीट रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्शन। टोल्यूइन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, ठीक है कर लेते हैं। पहले इतना पता होना चाहिए कि टोल्यूइन क्या होता है, CH3 इज योर टोल्यूइन। अब टोल्यूइन को अगर आप लोगों को याद हो, अगर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा हो, सबसे पहले आपको यहां पर क्रोमाइल क्लोराइड डालना पड़ता है, और क्रोमाइल क्लोराइड के साथ में आपको यहां पर एसिटिक एसिड मिलाना पड़ता है, और उसके बाद में आपको पानी डालना पड़ता है। सीधा सीधा कन्वर्जन है ये आपके बेंजल्डिहाइड में, कुछ करना ही नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन, अल्डिहाइड टू एसिटल्डिहाइड RCHO, और वी कैन से CH3CHO। चलो CH3CHO ले लेते हैं। मेरे ख्याल से ये आप लोग बोलोगे कि सर ये हमारी लिस्ट में नहीं है, ये हमारे कोर्स में नहीं है। मैं समझ सकता हूं तुम्हारे कोर्स का नहीं है, बट मैं फिर भी बता देता हूं। जब आप इसका एसिटल्डिहाइड का ट्रीटमेंट अल्कोहल के साथ करोगे इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोराइड गैस, तो ये तुम्हारा कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH, OR इधर जुड़ जाएगा और OH इधर जुड़ जाएगा। अब यहां पर आप लोगों को इसका ट्रीटमेंट एसिड के साथ करना है, तो जब आप एसिड के साथ ट्रीटमेंट करेंगे तो यहां से OR और H अल्कोहल बन के बाहर हो जाएगा। अब यहां पर रह जाएगा तुम्हारा CH3 CH OR OR, तो ये हो गया तुम्हारा एसिटल इटार्ड रिएक्शन। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, कार्बोनाइल कार्बन is an electrophilic center whereas carbonyl oxygen is nucleophilic center, explain। अरे कितना गंदा क्वेश्चन है रे, ऐसे क्वेश्चन कौन पूछता है आज की तारीख में?
हाँ यार स्नेहा, क्लास 11 के सैंपल पेपर लोग डिलीट नहीं करते, बहुत गलत करते हैं। एटलीस्ट कुछ आइडिया देना चाहिए स्कूल वालों को ना। ये तुम्हारा कार्बोनाइल कार्बन और ऑक्सीजन हो गया। अब आप लोग सब जानते हैं ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, तो कार्बन विल ऑक्यूपाई अ पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन विल ऑक्यूपाई नेगेटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन बन गया तुम्हारा न्यूक्लियस लविंग यानी न्यूक्लियोफाइल, एंड कार्बन बन गया तुम्हारा इलेक्ट्रॉन लविंग यानी तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल। बोलो हाँ। हलवा क्वेश्चन है ना, मतलब कोई लेवल ही नहीं है क्वेश्चन होगा। चलो प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट। अरे बाप रे तो बड़ा, ओयो भाई कितना गंदा नाइट्रेशन, नाइट्रेशन। लेकिन लेकिन अगर ये फिनॉल होता, अगर ये क्लोरोबेंजीन होता, अगर ये बेंजल्डिहाइड होता तो समझ में आता। लेकिन यहां क्या हुआ, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमेशा मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, हमेशा मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। इसीलिए बहुत सारे बच्चे जल्दीबाजी में ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ना जोड़ें, आप मेटा पोजीशन पर जोड़ें। मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड इज योर आंसर। समझ में आया क्या? बोल छोटे, मगज में आया क्या? बहुत बढ़िया। पूनम कल इक्विलिब्रियम का वन शॉट, देखो आई कैन नॉट प्रॉमिस यू बट विल सी। अदरवाइज आपके पास में मेरे प्रीवियस ईयर के लेक्चर्स हैं बेटा, आप उससे पढ़ना स्टार्ट कर दो। प्लीज स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम दैट। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बेंजल्डिहाइड से बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है सर, ये मैंने बनाया बेंजल्डिहाइड। अब मैं ऐसा क्या करूं कि ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाए? साफ सीधी सी बात है, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्डिहाइड में जाना है रिडक्शन, अल्डिहाइड से अल्कोहल में जाना इज ऑल्सो रिडक्शन, क्योंकि आप यहां पर हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो। देखो यहां पर एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, यहां पर भी वही एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, मतलब यहां पर एक हाइड्रोजन मतलब तुमको दो हाइड्रोजन जोड़ने, मतलब रिडक्शन। दुनिया का बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4, काम खत्म। समझ गए? एसिटल्डिहाइड टू एसीटोन, एसिटल्डिहाइड मतलब CH3CHO। मैं काम करता हूं, पहले इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 से ट्रीट कर देता हूं, तो ये एसिटल एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर मैं इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अगर ट्रीट कर दूं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3COOCH3 और यहां पर आ जाएगा कैल्शियम और दो पानी के मॉलिक्यूल बाहर हो जाएंगे। आप कर दो इसको जोरदार हीट, हीट करने से क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3COCH3 के अंदर। तो दिस इज योर एसिटल्डिहाइड टू एसीटोन की रिएक्शन। कैनिन ज़ेरो रिएक्शन कैन आल्सो बी सेड। अगला प्रोपाइन टू प्रोपेनॉन। तो प्रोपाइन क्या है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। आप एक काम करो, यहां पर सबसे पहले तो 20% H2SO4 डालो, बुक में सीधा यही दे रखा है एनसीईआरटी में। और इसमें हमको ये भी बोला गया है कि सिल्वर नहीं मरकरी सल्फेट की प्रेजेंस में होना चाहिए और 80 डिग्री का टेम्परेचर होना चाहिए। तो यहां पर आपका ये हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OCH3, प्रोपेनॉन में कन्वर्ट। हाँ चलो एक्सप्लेन द फैक्ट्स। एक्सप्लेन द फैक्ट बोल रहा है, बेंजल्डिहाइड को HCN के साथ ट्रीट करने पर दो मिक्सचर देता है आइसोमर विच कैन नॉट बी सेपरेटेड इवन बाय केयरफुल फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। तो हम इसको करके देख लेते हैं। सर ये बेंजल्डिहाइड हो गया,
और सर आपने बोला कि इसको HCN के साथ ट्रीट करो, तो सर ये क्या प्रोडक्ट बना कर देगा? सर ये आपको प्रोडक्ट बना के देगा CHOHCN, और आपको ये प्रोडक्ट बनाकर देगा बेंजीन रिंग के ऊपर CHCNOH। अब गाइस ये क्या है? बेसिकली ये जो तुम्हारे दोनों आइसोमर्स हैं, ये जो आपके दोनों आइसोमर्स हैं बेटा, स्नेहा बिल्कुल ट्राई करेंगे, एक सैंपल पेपर देने की आपको बिल्कुल ट्राई करेंगे। ये जो दोनों मेरे प्यारे बच्चों, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? बोथ ऑफ देम आर ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। और ऑप्टिकल आइसोमर्स फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से कभी सेपरेट नहीं किए जा सकते। नहीं बेटा टॉल्यूइन, अरे हाँ सॉरी 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 सॉरी, दैट विल बी CHO, बेंजल्डिहाइड बोल रहा है, बेंजल्डिहाइड, दैट विल बी बेंजल्डिहाइड। समझ में आया? बेटा ट्रांजिशन मेटल का कोई स्ट्रक्चर थोड़ी होता है, नहीं वो याद करने की जरूरत नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है A जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, गाइस ये क्वेश्चन पे स्टार बना लो। These questions are most frequently asked in boards। आपके CBSE बोर्ड्स का ये वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, ये आपके CBSE बोर्ड्स का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, तो प्लीज इसको ध्यान से देख लीजिए। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है A जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O है। ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन दे रहा है गाइस, अगर ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन दे रहा है मतलब ये कीटोन होगा, ये कीटोन होगा। और कीटोन भी कैसा कीटोन होगा? मिथाइल कीटोन होगा। यस दिस इज अ केस। नहीं बेटा इसको अपन वर्ड रिएक्शन बोल सकते हैं, ये थोड़ी वर्ड रिएक्शन टाइप रिएक्शन। ठीक है आगे बढ़ते हैं। एंड फॉर्म अ कंपाउंड बी, मतलब हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन के बाद एक बी नाम का कंपाउंड बना। बी नाम के कंपाउंड को अगर आपने सिल्वर पाउडर के साथ हीट किया तो उसने कंपाउंड दिया C। अब गाइस सिल्वर पाउडर के साथ हीट करने का मतलब है कि यहां पर आपने इसको अनसैचुरेशन किया, ठीक है। C को जब आपने H2SO4 के साथ ट्रीट करा तो उसने आपको मर्क्यूरिक सल्फेट की प्रेजेंस में वो कंपाउंड D दिया। गाइस अभी हम लोगों ने एक रिएक्शन देखी थी थोड़ी देर पहले, ये देखो HgSO4 मर्क्यूरिक सल्फेट और H2SO4 के साथ ट्रीट करना, मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड, यानी देखो ये अल्काइन को कीटोन में कन्वर्ट करने की रिएक्शन है। मतलब यहां पर सीधा सा हिसाब है कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो तुम्हारा ऑप्शन नंबर C है ये एक अल्काइन होना चाहिए और ऑप्शन नंबर D तुम्हारा कीटोन होना चाहिए। नाउ कंपाउंड D अल्डोल कंडेंसेशन में जा रहा है। अगर कंपाउंड D अल्डोल कंडेंसेशन में जा रहा है मतलब ये अल्डिहाइड होगा, कीटोन नहीं होगा, ये अल्डिहाइड होगा। तो अब आपको A से D के नाम लिखने हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, क्योंकि तुम्हारा कंपाउंड नंबर A जो है ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन दे रहा है, मतलब इट मस्ट बी अ मिथाइल कीटोन, मतलब एक ऐसा कीटोन होना चाहिए जिसके अंदर मिथाइल ग्रुप हो। और इसका फॉर्मूला आपको क्या दे रखा है इसके अंदर, मेरे को खुद को देखना पड़ेगा, C3H6O, C3H6O। तो यार गाइस एक बात बताओ ना, एक ऐसा कीटोन बनाओ जिसमें एक तरफ तो मिथाइल ग्रुप हो कीटोन ग्रुप के, तो अब तुम्हारे 2 कार्बन यूटिलाइज हो गए, 1 ऑक्सीजन यूटिलाइज हो गया, 3 कार्बन यूटिलाइज हो गया, तो यही होगा यार, और क्या होगा, यही होगा। अब इसको इसने आयोडोफॉर्म रिएक्शन करवाई, तो गाइस आप लोग सब जानते हो आयोडोफॉर्म रिएक्शन में आयोडीन और NaOH के साथ में हमें इसे ट्रीट करना पड़ता है। तो ये दोनों मिलकर बना लेते हैं NaOI, और ये NaOI का NaO
पूरी तरीके से इसके साथ में जुड़ जाता है, तो ये बन जाता है तुम्हारा CH3 C डबल बॉन्ड ONA, और तुम्हारा एक वाटर बाहर निकल जाता है, NaI बाहर निकल जाता है, और तुम्हारा CHI3 बाहर निकल जाता है। यही तुम्हारा आयोडो फॉर्म है। तो ये जो तुम्हारा आयोडो फॉर्म बना है, दिस आयोडो फॉर्म इज योर कंपाउंड नंबर बी। नाउ कंपाउंड नंबर बी को इसने हमें क्या बोला कि आप सिल्वर पाउडर के साथ में इसे हीट करो। गाइस जब आप इसे सिल्वर पाउडर के साथ हीट करते हैं तो आप टेक्निकली इसके 2 मोल्स लेते हैं। तो यहां पर क्या होगा, इसके 2 मोल्स, एक सिल्वर AgI2 नहीं AgI बन के बाहर हो जाएगा, तो यहां पर ये एक्चुअली CH ट्रिपल बॉन्ड CH में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, CHI3 के 2 मोल्स लेने पड़ेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर। ये मैं अलग से लिख के दे रहा हूं ये। तो यहां पर CH और CH आपस में जुड़ जाएंगे, और यहां से जो तुम्हारे 6 हैं, 6 आयोडीन, ये आयोडीन यहां से बाहर हो जाएगा। तो ये तुम्हारा प्रोपाइन बन गया, तो इथाइन बन गया, सॉरी। तो ये इथाइन तुम्हारा कंपाउंड C हो गया। अब ये बोल रहा था कंपाउंड C को आप 20% H2SO4 और तुम्हारा HgSO4 के साथ ट्रीट करो, तो डेफिनेटली ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CHO में। ये इसके अंदर एक कीटोन, अच्छा कीटोन बनाने के लिए आपको मिनिमम 3 कार्बन चाहिए, लेकिन यहां पर 2 ही कार्बन है, तो ये अल्डिहाइड बनेगा। और आप जब इस अल्डिहाइड के 2 मोल्स को लेकर NaOH के साथ ट्रीट करोगे तो बोल रहा था कि अल्डोल कंडेंसेशन में चला जाएगा, तो हो जाएगा CH3CHOH CH3CH2। ये तुम्हारा अल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट होता है, जिसको जब आप हीट करेंगे तो यहां से OH एंड यहां से H निकल जाता है, तो हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO ब्यूट 2 in 1 अल। ये तुम्हारा प्रोडक्ट नंबर डी हो गया। तो गाइस क्वेश्चन बढ़िया था, लेकिन करने में और मजा आया। लव टू डू सच क्वेश्चंस। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व हुआ आप लोगों से, तो फिर हम आगे बढ़े। सताक्षी थैंक यू सो मच। योगराज स्टोलन स्टेट, पंकज रावत बिल्कुल। चलो बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द इमल्शन विच इज यूज्ड इन फोटोग्राफी, या व्हाट इज द यूज ऑफ इमल्शन इन फोटोग्राफी। सॉरी बेटा, जो तुम्हारा इमल्शन होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये इमल्शन बेसिकली एक लाइट सेंसिटिव मटेरियल होता है जो फोटोग्राफी के अंदर यूज होता है। ये बेसिकली कैसे बनता है, ये जब भी बनता है आई वुड से, आप इसे जो यूजुअली आपकी जिलेटिन की शीट होती है, जो आप देखते हो ना एक्सरे वगैरह, जो मार्केट में एक्सरे वगैरह देखते हो, उसके ऊपर इस इमल्शन को प्रॉपर तरीके से चिपका दिया जाता है। जैसे इस पर लाइट पड़ती है, इस इमल्शन के अंदर मौजूद सिल्वर ब्रोमाइड टूट जाता है एंड वहां पर एक ट्रांसपेरेंसी क्लियर कर देता है, जिसको आपको देख के लगता है कि मैं किसी पर्सन की हड्डी का या उसके दांत का एक्सरे देख रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन क्या, कोलॉइडल मेडिसिन आर मोर इफेक्टिव। ये कल के सैंपल पेपर में भी था। कोलॉइडल मेडिसिन का क्या होता है, कोलॉइडल मेडिसिन का सरफेस एरिया ज्यादा होता है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उसका अब्जॉर्प्शन भी उतना ज्यादा होगा, और ये हमारी बॉडी में जितना ज्यादा अब्जॉर्ब होगी उसका इफेक्ट भी हमारी बॉडी में उतना ज्यादा होगा। अगला, सोल और जेल में क्या डिफरेंस है। अब बेटा डिफरेंस तो बहुत सारे हैं। सोल जो होता है वो एक लिक्विड स्टेट होता है आपके कोलॉइडल सॉल्यूशन का, आपके कोलॉइडल सॉल्यूशन का ये लिक्विड स्टेट होता है। लेकिन जेल या तो सॉलिड होता है या तो सेमी सॉलिड होता है। क्या ये बात आप सब लोगों को पता है ना? क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि सोल अगर एक लिक्विड स्टेट में है तो इट डू नॉट हैव अ डेफिनाइट स्ट्रक्चर,
इट डू नॉट हैव अ डेफिनाइट स्ट्रक्चर, लेकिन क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में होता है तो इसका कुछ कुछ हनी कोम्ब जैसा स्ट्रक्चर हो जाता है। सर ये एप्लीकेशंस पे, अरे भाई साहब मैं क्या बोलूं क्या बोलूं। अच्छा, सोल को अगर आप कूल करेंगे तो अपॉन कूलिंग इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू जेल्स। आप जेल्स में इनको कन्वर्ट कर देते हो एंड इसका क्या होगा, जब आप इसे हीट करते हो तो अपॉन हीटिंग जेल्स आर कन्वर्टेड इनटू सोल्स। जेल्स जो होते हैं वो सोल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अरे नहीं रे आयुष अरे भाई साहब क्या करूं इन बच्चों का, क्या करूं मेरे प्यारे लाडो का। चलो 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अगर आपके पास में FeSO4 टाइप का सॉल्यूशन है और आपने इसको अमोनियम सल्फेट में 1:1 मोलर रेशियो में मिलाया है, तो ये Fe डाई पॉजिटिव आयन का टेस्ट देगा, बट CuSO4 सॉल्यूशन मिक्स करने पर एक्वस अमोनिया के साथ में 1:4 रेशियो में Cu डाई पॉजिटिव का टेस्ट नहीं देगा। बाय, आओ इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले में NH4 होल ट्वाइस SO4 का ट्रीट करते हैं SpSO4 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ 6 मोल्स ऑफ वाटर, तो बेटा ये मोहर्स सॉल्ट बना कर देता है। FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4.6H2। देखो कितना इजी है, पूरा का पूरा रिएक्टेंट जुड़ गया। ये क्या बन गया तुम्हारा, मोहर्स सॉल्ट। क्या बन गया मेरे प्यारे बच्चों, मोहर्स सॉल्ट। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। लेकिन जब आप लोग आपके CuSO4 का ट्रीटमेंट आप लोग अमोनिया के साथ कर रहे हो, एक्वस अमोनिया में 1:4 का रेशियो, मैंने 1:4 का रेशियो ले लिया। यहां पर वाटर भी लेना पड़ेगा क्योंकि यहां पर जो प्रोडक्ट बन रहा है कॉपर NH3 होल 4 SO4.5H2O। ये क्या बन गया, ये बन गया तुम्हारा टेट्रा अमाइन कॉपर 2, और क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर 2 होगा, सल्फेट बाहर है तो हम यहां पर लिखेंगे सल्फेट डॉट पेंटाहाइड्रेट। तो गाइस दोनों में आप डिफरेंस समझ लो। मोहर सॉल्ट एक प्रकार की डबल सॉल्ट है, और डबल सॉल्ट को जब आप लोग वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे तो ये एक एक आयन में डिसोसिएट हो जाएगा, और एक एक आयन में डिसोसिएट होने की वजह से आपको यहां पर फ्री आयरन मिल रहा है। भाई जब तुम्हारा मोहर सॉल्ट पानी में जाएगा, जब आपका मोहर सॉल्ट पानी में जाएगा तो Fe डाई पॉजिटिव अलग दिखेगा, SO4 डाई नेगेटिव अलग दिखेगा, 2 मोल्स ऑफ NH4 पॉजिटिव अलग दिखेंगे और पानी अलग दिखेगा। लेकिन जब आप यहां पर इसकी बात करेंगे तो ये कॉपर का टेस्ट क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि बेटा ये कोऑर्डिनेशन सॉल्ट है, और कोऑर्डिनेशन सॉल्ट एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद अपनी आइडेंटिटी बचा के रखता है। मतलब जब आप इसको पानी में भेजोगे भी तो ये कॉपर अमोनिया से अलग नहीं होगा, बस इस प्रकार टूटेगा। तो कॉपर यहां पर फ्री नहीं है, तो कॉपर का टेस्ट कहां से मिलेगा, समझ में आया क्या प्यारे छोटे बच्चे, मगज में आया क्या। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, और मैं और क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। The crystal field theory assumes that the interaction between the metal ion and ligand is purely electrostatic। बिल्कुल सही बात बोल रहा है। जब लिगेंड अप्रोच करता है सेंट्रल मेटल एटम को, 5 डिजेनरेटेड ऑर्बिटल ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम बिकम डिफरेंशियल, वो डिफरेंट हो जाता है, T2G और EG अलग अलग हो जाता है। नाउ इन अ कॉम्प्लेक्स द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज सराउंडेड बाय वेरियस एटम आर कॉल्ड एज लिगेंड। सो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है व्हाट इज द टाइप ऑफ बॉन्ड
in metal complexes according to crystal field theory. अरे तो आंसर ही दे दिया. The interaction between the metal ion and ligand are purely electrostatic. तो कौन सा बॉन्ड होगा? आयोनिक बॉन्ड होगा या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होगा? ये तो जवाब दे के हमको क्वेश्चन पूछ रहा है. ये तो वो क्लास 11th वो छोटे बच्चों को अनसीन पैसेज आते वैसा क्वेश्चन नहीं लग रहा है ये. अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ लिगेंड इन Cu2 FeCN6? अरे भाई साहब, आपके आयरन से 6 लिगेंड जुड़े हैं, तो यहां पर नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं? लल्लू क्वेश्चन है यार ये तो. क्या होगा इसका? विच वन इज लोअर एनर्जी, T2G and Eg after splitting of 5 tetrahedral complex? ऑब्वियसली Eg. Eg आपका लोअर एनर्जी होता है, T2G आपका हायर एनर्जी होता है इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स. इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, हाँ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में चीज बदल जाती है. टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बोल रहा है. डिफाइन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग. क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को आप लोग कैसे डिफाइन करेंगे? हम इसको लिखेंगे द स्प्लिटिंग ऑफ degenerated level due to the presence of ligands in a definite geometry. In a definite geometry is called as crystal field splitting. लल्लू क्वेश्चन, इल्लेपो क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन क्या था वो भी देख लेते हैं भाई साहब. व्हाट डू मीन वीक फील्ड लिगेंड? अरे बाप रे, वीक फील्ड लिगेंड क्या होते हैं? वो लिगेंड जिनकी स्प्लिटिंग, जिनका डेल पी, वो लिगेंड्स जिनका डेल नॉट पी से छोटा होता है, मतलब दैट आर नॉट एबल टू पेयर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल्स. आपके डी ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स की अनपेयरिंग ना कर पाए. बहुत सही. अभी हमने थोड़ी देर इसका रिलेटेड क्वेश्चन देखा भी था. नो डाउट क्वेश्चन का लेवल अच्छा. चलो सेक्शन नंबर 3, आखिरी सेक्शन की तरफ चलते हैं. पैसेज को रीड करते हैं. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आया, द पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड एट अ गिवन टेंपरेचर डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन द सराउंडिंग सॉल्यूशन. ठीक है. इफ कंसंट्रेशन ऑफ आयन इज यूनिटी यानी 1 एंड द टेंपरेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस, so the potential of electrode is termed as standard electrode potential. E naught of the cell, बिल्कुल सही बात. हम E naught of the cell लिखते हैं. फॉर एग्जांपल द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द हाफ, यानी कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर बनाया, इसके डेल्टा E naught की वैल्यू इतनी है. ठीक है. सो व्हाट इज इलेक्ट्रोड? इलेक्ट्रोड्स क्या है? इलेक्ट्रोड्स आर नथिंग बट द solid electric conductors. These are the solid electric conductors that carries current into the solution. सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होते हैं. दूसरा, what is the relationship between free energy change and EMF of a cell? Okay, now guys, free energy cell मतलब डेल्टा G नॉट gives free energy बोल रहा है. हाय श्रेया, that is gives free energy. और क्या पूछ रहा है ये? एंड द ईएमएफ, गाइस ईएमएफ इज डिनोटेड बाय ई नॉट. तो आप लोगों को फॉर्मूला याद ही होगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल. और यहां पर ये माइनस होता है क्योंकि वर्क इज डन बाय द सेल. वर्क इज डन बाय द सेल, इसलिए डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होगा. अगला क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन अकर्स एट एनोड एंड कैथोड ड्यूरिंग द. सीधी सी बात है, मेरी ट्रिक याद रखो. आओ क्रिस्टियानो रोनाल्डो. ट्रिक क्या है? आओ क्रिस्टियानो रोनाल्डो. इसका मतलब क्या है? आओ. ए मतलब एनोड, ओ मतलब ऑक्सीडेशन, सी मतलब कैथोड, आर मतलब रिडक्शन. तो एनोड पर क्या चल रहा होगा?
ऑक्सीडेशन, कैथोड पर क्या चल रहा होगा, रिडक्शन। सीधी सी बात, कोई परेशानी? नेक्स्ट लेक्चर कब होगा बेटा रामानुजन? बिल्कुल आपको इसके बारे में बताया जाएगा, वी विल इन्फॉर्म यू एज अर्ली एज पॉसिबल। व्हाट्स, मैं आपको इसको अच्छे तरीके से, तो आपके सिलेबस में से सेल हटा दिए, बट मैं आपको बता देता हूं, आपकी कार्बन या जो ग्रेफाइट की रॉड है ये कैथोड पर होती है, और आपका जिंक, ड्राई सेल पूछा है, ड्राई सेल में जिंक होता है, जिंक का जो कप होता है वो आपके एनोड पर होता है। कौन सा कोर्स रामानुजन? कोई कोर्स परचेस करने की कहां जरूरत है ग्रेविटी सर्कल पे? कोई ऐप नहीं अपनी, कोई कोर्स नहीं है, नथिंग टू परचेस, सब यहां पर अपने ग्रेविटी सर्कल चैनल पर सब फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है। मेंशन द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। चलो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या बताती है प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या बताती है मेरे प्यारे गुलजारी लालो? ये बताती है, इट प्रेडिक्ट्स द feasibility, it predicts the feasibility of redox reaction, मतलब एक redox reaction हो पाएगी या redox reaction नहीं हो पाएगी, उसकी feasibility बताएगा। ये बता पाएगा that is your metal capable to displace hydrogen gas from acid, हाइड्रोजन गैस को उसके एसिड से डिस्प्लेस कर पाएगा। मतलब क्या आपका मेटल हाइड्रोजन गैस से ज्यादा रिएक्टिव है या नहीं? और तीसरा मेरे प्यारे बच्चों, ये इनके ऑक्सीडाइजिंग नेचर को, ये इनके ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर को प्रेडिक्ट करेगा। कौन कितना ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग है, कौन कितना ज्यादा रिड्यूसिंग है ना, ये उसको प्रेडिक्ट करने में मदद करेगा। एंड गाइस इसके साथ ही सक्सेसफुली वी हैव कंप्लीटेड आवर सेकेंड सैंपल पेपर टुडे।